आंधी के पास है क्या? कहाँ तक लिखवा दिया था मैंने? हाँ भाई, सभी को नमस्कार। स्टार्ट करें। पिछली क्लास में अपन ने कुछ परिभाषाएं लिखवाई थी और कुछ परिभाषाएं लिखाना बाकी है। बिल्कुल। किंसुक सुमन गुड मॉर्निंग, रितु गांधी गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से राधे राधे, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। आज तो बहुत बढ़िया दिन है। आज तो कान्हा जी का दिन है। इस धरती का पालनहार इस सृष्टि पे आने वाला है। आज रात्रि को 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हो जाएगा। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। तो सभी विद्यार्थियों को कृष्ण जन्माष्टमी की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल मंजू मीणा, जय, हैप्पी जन्माष्टमी सर जी। बिल्कुल आपको भी। और तवनी गुड मॉर्निंग। बाबा सर जी गुड मॉर्निंग। बाबा सर जी क्या बात है। बाबा तो एक ही है हमारी क्लास में, एसएसटी पॉइंट में। मेरे को बाबा नाम दे दिया, क्या बात है। और बिल्कुल हैप्पी जन्माष्टमी सर। आज तो बहुत सुंदर लग रहे हो। बिल्कुल, मैं तो वैसे ही सुंदर हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो स्टार्ट करें। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच रितु गांधी। तुम ऐसे ही चढ़ाती रहा करो और मैं चढ़ता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आज लोक प्रशासन का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है और चैप्टर फर्स्ट में कुछ परिभाषाएं बाकी हैं। उन परिभाषाओं को मैं कवर करवा देता हूं। तो हेडिंग डाल देता हूं पहले, लोक प्रशासन। आप लोग भी लोक प्रशासन हेडिंग डालो। जितने भी ऑनलाइन पर विद्यार्थी देख रहे हैं, वह सारी की सारी अपनी कॉपियां खोलें और लिखना चालू करें। परिभाषा लिखो। तीसरे नंबर की कौन सा नंबर की परिभाषा है? 5वें नंबर की परिभाषा लिखो। जॉन ए वीक की परिभाषा। जॉन ए वीक लिखो। जॉन ए वीक की परिभाषा लिखो। इनके अनुसार इनके अनुसार इनके अनुसार प्रशासन एक, लिखो, इनके अनुसार प्रशासन एक निर्धारित उद्देश्यों को इनके अनुसार प्रशासन एक निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूरा करने के लिए पूरा करने के लिए पूरा करने के लिए किया जाने वाला सामरिक कार्य है या सुनिश्चित कार्य है। किया जाने वाला सुनिश्चित कार्य है। सुनिश्चित कार्य है। सामरिक उद्देश्यों को पूरा किया जाने वाला सुनिश्चित कार्य है। क्लियर होगी फिल्म दिमाग में? अगली परिभाषा लिखो। कोई समझ में नहीं आया तुरंत पूछ लेना। अगली परिभाषा लिखो पिफनर की। पिफनर पिफनर में लिखो। इनके अनुसार प्रशासन वांछित लक्ष्यों को इनके अनुसार प्रशासन वांछित लक्ष्यों को हासिल किया वांछित लक्ष्यों को हासिल किया
या हासिल करने के लिए, वांछित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया जाने वाला, वांछित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया जाने वाला, वांछित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया जाने वाला मानव और मानव और मानव और भौतिक संसाधनों का, मानव और भौतिक संसाधनों का, भौतिक संसाधनों का संगठन और निर्देशन है, भौतिक संसाधनों का संगठन और निर्देशन है, भौतिक संसाधनों का संगठन और निर्देशन है। क्लियर होगी फिल्म दिमाग में? अगली परिभाषा लिखो 7वें नंबर की। एल डी वाइट, एल डी वाइट, एल डी वाइट, बोलू बोलू इनके अनुसार, इनके अनुसार प्रशासन की कला, इनके अनुसार प्रशासन की कला प्रशासन की कला किसी लक्ष्य, किसी लक्ष्य, किसी लक्ष्य या उद्देश्य को, या उद्देश्य को, किसी लक्ष्य या उद्देश्य को, उद्देश्य को हासिल करने के लिए, हासिल करने के लिए, हासिल करने के लिए अनेक व्यक्तियों, अनेक व्यक्तियों के कार्यों, अनेक व्यक्तियों के कार्यों का निर्देशन, का निर्देशन कोमा कोमा नियंत्रण, कोमा नियंत्रण और समन्वय है, नियंत्रण और समन्वय है, नियंत्रण और समन्वय है। आ रही है लाइन समझ में? नियंत्रण और समन्वय है। यदि एग्जाम के अंदर प्रश्न आएगा तो जरूरी नहीं है कि एलडी वाइट की ये पूरी की पूरी परिभाषा लिखी हुई आए, या हो भी सकता है लिखी हुई भी आ जाए और फिर पूछा जाए कि ये किसके द्वारा कहा गया या किसके द्वारा कही गई। क्लियर होगी बात? या फिर डायरेक्ट वह पूछ लेगा जो मैंने आप लोगों को निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण जो आप लोगों को कोमा लगा लगा के मैंने लिखवाया है, तो वह डायरेक्ट पूछ लेगा कि प्रशासन में अमुक में से कौन सा शामिल नहीं है, प्रशासन में अमुक में से कौन सा शामिल नहीं है। तो आपको इन तीनों में से, तीनों के तीनों को राइट करना है और तीनों में से कोई चौथे नंबर का एक ऐसा आ जाएगा जो नहीं होगा, उसके ऊपर आप लोगों को क्या करना है? काला करके आना है। क्लियर होगी फिल्म दिमाग में? या फिर वह क्या पूछेगा? एलडी वाइट के अनुसार प्रशासन में शामिल है, एलडी वाइट के अनुसार प्रशासन में शामिल है, तो फिर ये तीनों के तीनों आप लोगों के क्या आ जाएंगे? ऑब्जेक्टिव में उतर जाएंगे और इन तीनों में से तीनों के तीनों को आपको काला करना है। चौथे नंबर पे लिखा हुआ आ जाएगा उपरोक्त सभी। क्लियर है बात? अगली परिभाषा लिखो, लूथर गुलिक की। लूथर गुलिक की, लूथर गुलिक की लिखो। इनके अनुसार, इनके अनुसार प्रशासन का सरोकार, इनके अनुसार प्रशासन का सरोकार निर्धारित उद्देश्यों की, निर्धारित उद्देश्यों की
निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति, निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के साथ, निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के साथ कामों को पूरा करने से है। निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के साथ कामों को पूरा करने से है। क्लियर हो गई बात? यहां तक पैराग्राफ चेंज करें, तीर का निशान लगाएं, तीर का निशान लगाएं, लिखें प्रशासन के मूलभूत रूप से दो घटक होते हैं। दो घटक होते हैं। प्रशासन के मूलभूत रूप से कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। पहला घटक लिखो सामूहिक प्रयास और दूसरा लिखो समान लक्ष्य। पहला लिखो सामूहिक प्रयास और दूसरा लिखो समान लक्ष्य। पहला लिखो सामूहिक प्रयास, सामूहिक प्रयास और दूसरा लिखो समान लक्ष्य। समान लक्ष्य, सामूहिक प्रयास और दूसरा क्या लिखोगे? समान लक्ष्य। आ रही है लाइन समझ में? प्रशासन के मूलभूत रूप से कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं, सामूहिक प्रयास और समान लक्ष्य। अर्थात समान लक्ष्य होगा तब भी संगठन बना रहेगा, सामूहिक प्रयास करेंगे तब भी संगठन एक सुचारू रूप से गति करेगा, एक दिशा में गति करेगा। यदि एग्जाम के अंदर प्रश्न उतरता है कि प्रशासन के कितने घटक होते हैं, तो सीधा काला कितने पे करके आओगे? दो पर काला करके आओगे। क्लियर होगी बात? और यूं पूछ लेवे कि कौन कौन से होते हैं, तब भी आप लिख दोगे कि सामूहिक प्रयास और समान लक्ष्य लिख दोगे। क्लियर होगी बात यहां तक? चलें आगे, पैराग्राफ चेंज करें, तीर का निशान लगाएं, लिखें इस प्रकार प्रशासन का अर्थ होता है। इस प्रकार प्रशासन का अर्थ होता है। इस प्रकार प्रशासन का अर्थ होता है एक समान लक्ष्य को पूरा करने के लिए, एक समान लक्ष्य को पूरा करने के लिए, लोगों के एक समूह का सामूहिक प्रयास। लोगों के एक समूह का सामूहिक प्रयास। लोगों के एक समूह का सामूहिक प्रयास। क्लियर होगी फिल्म दिमाग में? लोगों के एक समूह का सामूहिक प्रयास। सीधा एग्जाम में आएगा, लोगों के एक समूह का सामूहिक प्रयास है प्रशासन। क्लियर है बात? ठीक है, पैराग्राफ चेंज करें, हेडिंग डालें प्रशासन के प्रकार। प्रशासन के प्रकार के आधार पर प्रशासन को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग कौन सा है? पहला भाग है लोक प्रशासन, और दूसरा भाग कौन सा है? व्यक्तिगत प्रशासन। व्यक्तिगत प्रशासन। पहला भाग कौन सा है?
लोक प्रशासन, और दूसरा भाग कौन सा है? व्यक्तिगत प्रशासन। हेडिंग डालो, लोक प्रशासन। व्यक्तिगत प्रशासन और लोक प्रशासन दो हैं। हेडिंग डाल दो, लोक प्रशासन। हेडिंग डालो, लोक प्रशासन। लिख लिया? लिखो, लोक प्रशासन में, लोक प्रशासन में लोक का शाब्दिक अर्थ, लोक प्रशासन में लोक का शाब्दिक अर्थ, लोक प्रशासन में लोक का शाब्दिक अर्थ सरकार होता है। सरकार होता है। अर्थात सरकार के द्वारा, अर्थात सरकार के द्वारा किया गया प्रबंधन, सरकार के द्वारा किया गया प्रबंधन ही लोक प्रशासन कहलाता है। अर्थात सरकार के द्वारा किया गया प्रबंधन ही लोक प्रशासन कहलाता है। पैराग्राफ चेंज। लोक प्रशासन का क्षेत्र, लोक प्रशासन का क्षेत्र विस्तृत होता है। लोक प्रशासन का क्षेत्र, क्षेत्र विस्तृत होता है। इसका मूलभूत, इसका मूलभूत लक्ष्य, इसका मूलभूत लक्ष्य सेवा प्रदान करना होता है। इसका मूलभूत लक्ष्य सेवा प्रदान करना होता है। क्लियर होगी बात? पैराग्राफ चेंज, तीर का निशान, लिखो व्यक्तिगत प्रशासन। लिखो व्यक्तिगत प्रशासन। बोलूं? लिखो, इसमें व्यक्तिगत का अर्थ, इसमें व्यक्तिगत का अर्थ निजी होता है। इसमें व्यक्तिगत का अर्थ निजी होता है। व्यक्तिगत का अर्थ निजी होता है। अर्थात, अर्थात, अर्थात निजी हित के लिए किया गया प्रबंधन, अर्थात निजी हित के लिए किया गया प्रबंधन ही व्यक्तिगत प्रशासन कहलाता है। निजी हित के लिए किया गया प्रबंधन ही व्यक्तिगत प्रशासन कहलाता है। व्यक्तिगत प्रशासन कहलाता है। व्यक्तिगत प्रशासन कहलाता है। निजी हित के लिए किया गया प्रबंधन ही व्यक्तिगत प्रशासन कहलाता है। पैराग्राफ चेंज। इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है। क्लियर होगी फिल्म दिमाग में? इसका क्षेत्र संकुचित होता है।
इसका क्षेत्र संकुचित होता है। इसका क्षेत्र संकुचित होता है। क्लियर है बात? पैराग्राफ चेंज और हेडिंग डालें, लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में अंतर। लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में अंतर। पहला लिखो, पॉल एच एप्पलबी के अनुसार। पॉल एच एप्पलबी, एप्पलबी लिख दो, एप्पल एप्पल लिख दिया मैंने, एप्पलबी। पॉल एच एप्पलबी के अनुसार क्लियर बात? पॉल एच एप्पलबी के अनुसार। तो ऐसा करो, एक तरफ लोक प्रशासन लिख दो और एक तरफ व्यक्तिगत प्रशासन लिख दो। अंतर बताना है तो एक तरफ लोक प्रशासन ऐसे और एक तरफ ऐसे व्यक्तिगत प्रशासन। एक तरफ लोक प्रशासन लिख दो और एक तरफ व्यक्तिगत प्रशासन, और पन्ने को बीच में से मोड़ लो जिससे डिफरेंस का पता लग जाएगा। लोक प्रशासन में लिखो, लोक प्रशासन में लिखो, इसका राजनीतिक चरित्र होता है। इसका राजनीतिक चरित्र होता है। इसका राजनीतिक चरित्र होता है। तो व्यक्तिगत प्रशासन में लिखो, व्यक्तिगत प्रशासन में लिखो, इसका गैर राजनीतिक चरित्र होता है। व्यक्तिगत प्रशासन में लिखो, इसका गैर राजनीतिक चरित्र होता है। इसका गैर राजनीतिक चरित्र होता है। कोई लाइन समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। लोक प्रशासन में लिखो, दूसरा नंबर, उद्देश्य, उद्देश्य, प्रभाव और विचार की व्यापकता। उद्देश्य, प्रभाव और विचार की व्यापकता। उद्देश्य, प्रभाव और विचार की व्यापकता। क्लियर होगी बात? तो उधर क्या लिखोगे? संकुचिकता। व्यक्तिगत में लिख दो संकुचिकता, अर्थात उद्देश्य, प्रभाव और विचार की क्या होती है? संकुचिकता होती है। लोक प्रशासन की तरफ आ जाओ, लिखो जन जवाबदेहिता। जन जवाबदेहिता। जन जवाबदेहिता। जन जवाबदेहिता। तो उधर लिख दो व्यक्तिगत प्रशासन में गैर जन जवाबदेहिता। व्यक्तिगत प्रशासन जवाबदेही नहीं होता है और लोक प्रशासन जो होता है वह जनता के प्रति क्या होता है? जवाबदेही होता है। इस प्रकार से तीन अंतर पॉल एच एप्पलबी के द्वारा बताए गए थे। क्लियर होगी बात? अगला लिखो अंतर, दूसरा नंबर, सर जेसिया स्टेम। सर जेसिया
स्टैंप के द्वारा। सर जेसिया स्टैंप ने क्या क्या अंतर दिए वो लिखो। पहला लिखो लोक प्रशासन की तरफ, लोक प्रशासन की तरफ लिखो। बोलू सर जेसिया स्टैंप, सर जेसिया स्टैंप पहला लिखो, पहला लिखो। बोलू एक रूपता का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत। आ रही लाइन समझ में? अर्थात पूरा भारत एक संविधान, एक रूपता का सिद्धांत लोक प्रशासन में लागू होता है और व्यक्तिगत प्रशासन में बहुरूपता का सिद्धांत। अलग अलग कंपनियां, अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग संविधान। तो व्यक्तिगत प्रशासन में लिख दो बहुरूपता का सिद्धांत, बहुरूपता का सिद्धांत। लिख लिया? लोक प्रशासन में आ जाओ। लोक प्रशासन में लिखो बाहरी, बाहरी वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत, बाहरी वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत, बाहरी वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत, बाहरी वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत। तो उधर क्या लिखोगे? आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत। व्यक्तिगत प्रशासन में लिख दो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत। आ रही लाइन समझ में? जो लोक प्रशासन होता है, लोक प्रशासन में बाहरी वित्तीय नियंत्रण के सिद्धांत का पालन होता है। अब कैसे होता है? तो बहुत सरल भाषा में मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। भारत के अंदर जो संसद है वह दिल्ली में है। भारत में जो संसद है, भारत की सबसे बड़ी जो पंचायत है वह दिल्ली के अंदर है, जिसे अपन संसद के नाम से जानते हैं। संसद में बैठे हुए व्यक्तियों के द्वारा बजट पारित किया जाता है, लेकिन उस संसद में बैठे हुए बजट से, संसद के अंदर जो बजट पारित किया गया, दिल्ली जो भौतिक जगह है वहां पर जो बजट पारित किया गया, उसके माध्यम से केरल भी कंट्रोल हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश भी कंट्रोल हो जाता है, राजस्थान भी कंट्रोल हो जाता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, ये सारे के सारे एकमात्र फिजिकल जो बॉडी दिल्ली के अंदर है उससे सारे के सारे क्या होते नजर आ रहे हैं? कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। आज राजस्थान है, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत कहां पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है, जिसे अपन क्या कहते हैं? विधानसभा कहते हैं या लोकसभा कहते हैं? विधानसभा कहते हैं। क्लियर होगी बात? और देशी भाषा में अपन क्या कहेंगे? राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत कहां पर है? जयपुर के अंदर है। तो वहां पर बैठे हुए व्यक्तियों के द्वारा राजस्थान का बजट पारित किया जाता है, लेकिन उस भौतिक जगह से अन्य बाहरी भौतिक जगह कंट्रोल होती हुई नजर आती है। डूंगरपुर भी कंट्रोल हो रहा है, भीलवाड़ा भी कंट्रोल हो रहा है, उदयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं? कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। अर्थात लोक प्रशासन पर क्या हो रहा है? बाहरी वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत लागू होता है। और प्राइवेट जो सेक्टर है या व्यक्तिगत या निजी प्रशासन है, वहां पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। वहां पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत लागू होता है। रिलायंस है, रिलायंस से रिलायंस की फैक्ट्री ही काम करेगी। टाटा है, टाटा की फैक्ट्री में ही उसका बजट लगेगा। अजीत प्रेम जी की है स्टील का, तो स्टील कंपनी में ही वही काम करेगा। कोल इंडिया है, तो कोल इंडिया के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर होगा उसी का बजट उसी के अंदर कार्य करेगा। बाहर का कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन सरकार में ऐसा सिस्टम है कि सब कुछ बाहर से कंट्रोल हो जाएगा अंदर बैठे बैठे। क्लियर होगी बात? सब कुछ बाहर का कंट्रोल हो जाएगा अंदर बैठे बैठे। तो वहां पर बाहरी वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत लागू होता है और व्यक्तिगत क्षेत्र में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत लागू होता है। क्लियर होगी बात? अगला लिखो, तीसरा नंबर, तीसरा लिखो, तीसरा लिखो। लिखो जन जवाबदेही, जन जवाबदेही, जन जवाबदेही का सिद्धांत, जन जवाबदेहिता का सिद्धांत, जन जवाबदेहिता या जनता के प्रति जिम्मेदारी का सिद्धांत,
या फिर जनता के प्रति जिम्मेदारी का सिद्धांत। जनता के प्रति जिम्मेदारी का सिद्धांत। जिम्मेदारी का सिद्धांत। जनता के प्रति जिम्मेदारी का सिद्धांत। और प्राइवेट सेक्टर जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं होता है। जनता भूखी मरे चाहे प्यासी मरे, कोई लेना देना नहीं होता है प्राइवेट या व्यक्तिगत प्रशासन को। क्लियर है बात? तो उधर लिख दो गैर जिम्मेदारी का सिद्धांत। गैर जिम्मेदारी का सिद्धांत। गैर जिम्मेदारी का सिद्धांत। लोक प्रशासन में लिखो वापस सेवा प्रेरणा का सिद्धांत। लोक प्रशासन में लिखो सेवा प्रेरणा का सिद्धांत। और उधर क्या लिखोगे? लाभ प्रेरणा का सिद्धांत। लोक व्यक्तिगत प्रशासन में लिखो लाभ प्रेरणा का सिद्धांत। लाभ प्रेरणा का सिद्धांत। आ रही लाइन समझ में? भाई लोक प्रशासन क्या करता है? कहीं ना कहीं सेवा करता है। आज कहते हैं भाई सरकार इतना टैक्स ले रही है, उतना टैक्स ले रही है, लेकिन एक बार यह गौर करके देखो या यह बजट निर्धारित करके देखो कि सरकार के द्वारा जो हमसे टैक्स लिया जाता है उस टैक्स यदि जो सरकार के द्वारा जो सेवा दी जा रही है और टैक्स का और सेवा का तुलनात्मक अध्ययन करें तो जो टैक्स है वह एक ऊंट के मुंह के अंदर जीरे के बराबर है। एक एक डामर का डब्बा 50-50 हजार लाख लाख रुपए का आता है। आई बात समझ में? एक एक रोड डॉलर करोड़ों का आता है। 90 करोड़ का इंजन होता है। 90 करोड़ का रेल का इंजन होता है। अब आप सोचो कि कितनी सेवा गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है, लेकिन टैक्स कितना लिया जा रहा है? जरा सा टैक्स आपसे लिया जा रहा है। जिस सड़क के ऊपर हम दौड़ते हैं, कभी अपने घर में उतनी मजबूत सड़क बनाकर देखो, पता लग जाएगा कि डामर क्या भाव है, रोडी क्या भाव है, मजदूर किस क्या रेट से आते हैं। आगे बात समझ में? तो हमें लगता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्या है? प्राइवेट सेक्टर का मूलभूत टारगेट क्या है? लाभ प्राप्त करना। आगे बात समझ में? अगला विचारक का नाम लिखो हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन। इसमें लिखो पहला लोक प्रशासन। लोक प्रशासन नौकरशाही है। लोक प्रशासन नौकरशाही है। शाही है। तो उधर क्या लिखोगे? व्यक्तिगत प्रशासन में गैर नौकरशाही। गैर नौकरशाही। उधर क्या लिखोगे? गैर नौकरशाही। गैर नौकरशाही। आगे बात समझ में? अब लोक प्रशासन नौकरशाही है, तो अब नौकरशाही का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो नौकरशाही का यदि अपन सामान्य भाषा में शब्द लें तो नौकर और शाह। नौकर और शाह अर्थात शाह का मतलब सरकार। एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार का नौकर है वह नौकरशाह कहलाता है। सिंपल सी इसकी परिभाषा है। ऐसा व्यक्ति जो सरकार का नौकर है नौकरशाह कहलाता है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर ई की मात्रा लग जाती है और नौकरशाही हो जाता है तो नौकरशाही का अर्थ बदल जाता है। नौकरशाही का अर्थ बदल जाता है और नौकरशाही का अर्थ क्या निकलता है? नौकरशाही का सीधा सीधा अर्थ होता है तानाशाही। नौकरशाही का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है? तानाशाही। आप लोगों ने कभी किसी सरकारी अधिकारी को देखा होगा या सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की होगी तो उन्होंने एक अजीब सा घमंड होता है।
एक अजीब सी क्या होती है, ऐंठ होती है, एक अजीब सा घमंड मान लो या एक ऐंठ मान लो, उसी को ही अपन क्या कहते हैं, तानाशाही कहते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं, तानाशाही कहते हैं, या उसी को अपन क्या कहते हैं, नौकरशाही के नाम से अपन जानते हैं। आज जैसे आप लोग हो, आप लोग अपने गांव जाते होंगे तो बहुत सरल भाषा में जाते होंगे और सरल भाषा में ही आप अपने मिलने वालों से बात किया करते होंगे। क्लियर होगी बात। लेकिन एक बार एग्जाम हो जाने दो, एक बार एग्जाम का रिजल्ट आपके पक्ष में आ जाने दो, एक बार एग्जाम हो जाने दो और एक बार एग्जाम का जो रिजल्ट है वह आपके पक्ष में आ जाने दो, आपका बोलने का तरीका, आपका बात करने का, आपका चलने का, आपका खाना खाने का, आपके कंप्लीट लहजे में परिवर्तन हो जाएगा और एक अजीब सा घमंड आ जाएगा कि सरकारी नौकर हूं। क्या आ जाएगा, सरकारी नौकर हूं साहब। समाज में भी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, समाज में भी इज्जत बढ़ जाएगी और आप में खुद में एक अजीब सा ईगो आ जाएगा, जिसे अपन आम भाषा में क्या कह देते हैं, ईगो कह देते हैं। आम भाषा में क्या कह देते हैं, ईगो कह देते हैं। तो यही ईगो किसमें पाया जाता है, सरकारी अधिकारियों में पाया जाता है और इसको ही नौकरशाही के नाम से जाना जाता है। क्लियर होगी बात। अगला लिखो, दूसरा नंबर, दूसरा नंबर लिखो, लोक प्रशासन, लोक प्रशासन राजनीतिक है। बिल्कुल अजय नगर, राम राम। लोक प्रशासन राजनीतिक है, लोक प्रशासन राजनीतिक है। तो उधर क्या लिखोगे, गैर राजनीतिक, गैर राजनीतिक। लोक प्रशासन राजनीतिक है तो उधर क्या लिखोगे, गैर राजनीतिक। अब प्रश्न उठा कि राजनीतिक का अर्थ क्या होता है, तो बहुत सरल सी भाषा है। राजनीति का मतलब यह नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस, राजनीति हो गई, राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक कर रहे हैं, वो अलग चीज होती है। लोक प्रशासन में राजनीति है, अर्थात लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों के दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों के दोनों क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनको अलग अलग रख कर अपन कार्य नहीं कर सकते हैं। आए दिन आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही कोई सरकार बदलती है, पहले कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान के अंदर, अब किसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही सरकार बदलती है, सबसे पहले जो तबादले होते हैं वह सरकारी अधिकारियों के होते हैं। किनके होते हैं, सरकारी अधिकारियों के। जो पावर में बैठे हुए अधिकारी होते हैं, जो पावर में नहीं है, बिल्कुल सामान्य रूप से बैठे हुए हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो पावर में बैठे हुए हैं तो उनका सबसे पहले तबादला होता है। जैसे जिला कलेक्टर है, जिला एसपी है, आरएस है, आईपी आरपीएस है, इन लोगों के सबसे पहले तबादले होते हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि नौकरशाही इसका चरित्र है, नौकरशाही इसका चरित्र है। वह अपने आदमियों को वहां पर बैठाएंगे जिससे अपने कार्यों को आसानी से क्रियान्वित करवा सकेंगे। क्लियर होगी बात यहां तक। दूसरा लिखो, अगला नंबर लिखो, तीसरा चौथा जो भी चल रहा हो। लोक प्रशासन की पहचान, लोक प्रशासन की पहचान, लोक प्रशासन की पहचान लाल फीताशाही। लोक प्रशासन की पहचान लाल फीताशाही, लोक प्रशासन की पहचान लाल फीताशाही, लाल फीताशाही है। लोक प्रशासन की पहचान लाल फीताशाही है। तो उधर क्या लिखोगे, गैर लाल फीताशाही। उधर क्या लिखोगे, गैर लाल फीताशाही, गैर लाल फीताशाही। लिख लिया। अब प्रश्न उठा कि गुरुजी लाल फीताशाही क्या होती है। सीधा प्रश्न उठा दिमाग में कि गुरुजी लाल फीताशाही क्या होती है। तो बहुत सरल शब्द में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। लोक प्रशासन में एक प्रक्रिया पाई जाती है और उस प्रक्रिया को अपन पद सोपान कहते हैं। क्या कहते हैं, पद सोपान। ये पद सोपान का ट्राइंगल है। यहां पर मैं पद सोपान लिख देता हूं इस जगह, पद सोपान। हालांकि दूसरे यूनिट के अंदर पद सोपान आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां पर आपके सिलेबस के अनुसार पद सोपान दिया गया है। क्लियर होगी बात। तो पद सोपान, पद सोपान की बहुत सरल परिभाषा है। पदों की क्रमबद्धता को ही पद सोपान कहा जाता है। पदों की क्रमबद्धता को ही क्या कहा जाता है, पद सोपान कहा जाता है। पदों की क्रमबद्धता से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे प्रबंधक है,
यहाँ पे ए नंबर का बाबू है, यहाँ बी नंबर का बाबू है, यहाँ सी नंबर का बाबू, यहाँ डी नंबर का बाबू, यहाँ ई नंबर का बाबू, यहाँ एफ नंबर का बाबू। प्रत्येक जो कर्मचारी है अपने पदों की क्रमबद्धता के अनुसार स्टेप बाय स्टेप अपने पद पर बैठा हुआ है, तो इसे ही अपन क्या कहते हैं, क्रमबद्धता कहते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर, सेकंड ग्रेड का लेक्चरर, थर्ड ग्रेड का लेक्चरर और फोर्थ ग्रेड का कर्मचारी, तो ये सारे के सारे क्या है, पदों की क्रमबद्धता है। तो इसी पदों की क्रमबद्धता को क्या कहते हैं, पद सोपान के नाम से जानते हैं। क्लियर होगी बात। अब जब पद सोपान सरकारी क्षेत्र के अंदर जटिलता से पालन किया जाता है तो वहां पर डेफिनेटली कार्यों में क्या होती है, देरी होती है। क्यों देरी होती है, क्योंकि जो ये फाइल है ये सबसे पहले निच्चतम अधिकारी के पास आती है, फिर उच्चतम अधिकारी के पास अर्थात प्रबंधक के पास जाने में क्रमबद्धता के नियम का पालन करती है। ई पे आएगी, फिर डी पे आएगी, फिर सी पे आएगी, फिर बी पे आएगी, फिर ए पर आएगी, फिर वहां पर कहां पहुंचेगी, प्रबंधक के पास पहुंचेगी। और इससे क्या होगा, कार्यों में अनावश्यक देरी होती चली जाएगी। कार्यों में अनावश्यक क्या होती चली जाएगी, देरी होती चली जाएगी। और क्रमबद्धता के आधार पर क्या जा रही है, फाइल जा रही है। क्रमबद्धता के आधार पर क्या जा रही है, फाइल जा रही है। और सरकारी विभागों में फाइल का जो रंग होता है वह लाल रंग का होता है। क्या होता है, लाल रंग होता है। सरकारी विभागों में जो फाइल का रंग होता है वह क्या होता है, लाल रंग होता है। क्लियर होगी बात। तो लाल रंग की फाइल से ही यह शब्द निकला है, लाल फीताशाही। लाल रंग की फाइल से यह शब्द निकला है जो क्या है, लाल फीताशाही, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कार्यों में देरी होना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कार्यों में देरी होना। एग्जाम के अंदर सीधा का सीधा प्रश्न उतरेगा लाल फीताशाही शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो क्या लिख के आओगे, कार्यों में देरी होना। या फिर इस प्रश्न को वह घुमा भी देगा और घुमा के यह पूछ लेगा कि लाल फीताशाही शब्द निकला है, तो कहां से निकला है, लाल रंग की सरकारी फाइलों से निकला है। क्लियर होगी बात। तो जो मैंने लाल फीताशाही शब्द लिखाया है इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिए, नीचे तीर का निशान लगाइए और लिखिए। क्लियर है बात, लिखो, अंडरलाइन करके लिखो। लिखना क्या है, लिखो लाल फीताशाही का शाब्दिक अर्थ, लाल फीताशाही का शाब्दिक अर्थ, लाल फीताशाही का शाब्दिक अर्थ कार्यों में देरी होता है। लाल फीताशाही का शाब्दिक अर्थ कार्यों में देरी होता है, कार्यों में देरी होता है। तथा यह शब्द तथा यह शब्द तथा यह शब्द सरकारी विभागों में, ये तथा यह शब्द सरकारी विभागों में से, सरकारी विभागों में से लाल रंग की फाइल से लिया गया है। सरकारी विभागों में से लाल रंग की फाइल में से लिया गया है, लाल रंग की फाइल में से लिया गया है। क्लियर होगी फिल्म दिमाग में, क्लियर है। और उधर लिख दिया गैर लाल फीताशाही व्यक्तिगत प्रशासन में, पैराग्राफ चेंज, हेडिंग डालो। जब इन दोनों में डिफरेंस है तो इनमें सिमिलरिटी भी होगी अर्थात समानता भी होगी, तो लिखो लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में समानता है। हेडिंग डालो लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में समानताएं, लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में समानताएं, लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में समानताएं। लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में समानताएं, क्या क्या समानताएं हो सकती हैं? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में बताओ। लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में समानताएं क्या क्या समानताएं हो सकती हैं? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में बताओ। लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में समानताएं क्या क्या समानताएं हो सकती हैं? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं क्या क्या समानताएं हो सकती हैं? लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में समानताएं क्या क्या समानताएं हो सकती हैं? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं क्या क्या समानताएं हो सकती हैं? लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में समानताएं क्या क्या समानताएं हो सकती हैं? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं क्या क्या समानताएं हो सकती हैं? लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में समानताएं क्या क्या समानताएं हो सकती हैं? लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में समानताएं क्या क्या समानताएं हो सकती हैं? लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में समानताएं क्या क्या समानताएं हो सकती हैं? लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में समानताएं क्या क्या समानताएं हो सकती हैं? लोक प्रशासन
ऑफलाइन वाले भी बताओ और ऑनलाइन पे जो मुझे देख रहे हैं वो भी बताओ। इधर उधर के टाइप करने से अच्छा है ये बताओ कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या क्या समानताएं हैं। बोले दोनों बताओ, ऑनलाइन पे जो देख रहे हैं वो भी बताओ और ऑफलाइन वाले भी बताओ, क्या क्या समानताएं हो सकती हैं। लोग अगर आ जाए एग्जाम के अंदर कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अमुक में से समान है, ABCD में लिखा हुआ आ जाएगा और बाकी जो 3 हैं वो लिखे हुए आ जाएंगे जो मैंने अंतर लिखवाए हैं। बताओ, ऑनलाइन वाले भी लिख के भेजो, टाइप करो। क्या समानताएं हो सकती हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन? देखो मैं बताता हूं, सुनने का प्रयास कर। जिस प्रकार से लोक प्रशासन में योजना का निर्माण होता है उसी प्रकार से निजी प्रशासन में भी होता है। जिस प्रकार से लोक प्रशासन के अंदर भर्ती की जाती है, जिस प्रकार से लोक प्रशासन में भर्तियां की जाती हैं और भर्ती के लिए एक निश्चित योग्यता की आवश्यकता होती है कि B.Ed धारी होना चाहिए, M.Ed होना चाहिए, नेट स्लेट क्वालिफाई होना चाहिए, उसी प्रकार से निजी प्रशासन में भी भर्तियां होती हैं और भर्ती के लिए एक निश्चित योग्यता होती है कि MBA होना चाहिए, MCA होना चाहिए, B.Tech होना चाहिए, M.Tech होना चाहिए, 4 से 5 या 10 साल का सर प्राइवेट फील्ड के अंदर कार्य करने का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। क्लियर होगी बात। जिस प्रकार से लोक प्रशासन में खाता बही या बजट का निर्माण होता है उसी प्रकार से निजी प्रशासन में भी खाता बही और बजट का निर्माण किया जाता है। क्लियर होगी बात। आदि समानताएं हैं, लिखने का प्रयास करें। लिखें, पहली समानता लिखें, पहली समानता लिखने का प्रयास करें। योजना, 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 कोमा संगठन, कोमा संगठन, कोमा समन्वय, समन्वय, कोमा नियंत्रण, योजना, संगठन, समन्वय, कोमा नियंत्रण। आदि प्रशासनिक तकनीकें या आदि प्रबंधकीय तकनीकें, आदि प्रबंधकीय तकनीकें, आदि प्रबंधकीय तकनीकें दोनों में समान होती हैं। दोनों में समान होती हैं। अगला लिखो, अगला लिखो। खाता बही, खाता बही, खाता बही, आंकड़े, खाता बही, आंकड़े, बजट, बजट, खाता बही, आंकड़े, बजट इत्यादि दोनों में समान होते हैं। खाता बही, आंकड़े, बजट इत्यादि दोनों में समान होते हैं। इत्यादि दोनों में समान होते हैं। अगला लिखो। पद सोपान, पद सोपान, पद सोपान की प्रक्रिया दोनों में समान होती है। पद सोपान की प्रक्रिया दोनों में समान होती है। दोनों में समान होती है। अगला लिखो। भर्ती की प्रक्रिया में योग्यताएं, भर्ती की प्रक्रिया में योग्यताओं का विवरण दोनों में दिया गया होता है। भर्ती की प्रक्रियाओं में योग्यता का विवरण
दोनों में दिया गया होता है। नया हेडिंग डालो, लोक प्रशासन। लोक प्रशासन हेडिंग डालो। लोक प्रशासन कला ऑब्लिक विज्ञान। हेडिंग डालो, लोक प्रशासन कला ऑब्लिक विज्ञान। लोक प्रशासन कला ऑब्लिक विज्ञान। लोक प्रशासन कला ऑब्लिक विज्ञान। कुछ विचारक कहते हैं कि लोक प्रशासन कला है, कुछ विचारक कहते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान है, कुछ विचारक कहते हैं कि वर्तमान में कला है और भविष्य में यह विज्ञान हो जाएगा, तथा इसके साथ साथ कुछ विचारक कहते हैं कि ये वर्तमान में भी कला है और भविष्य में भी कला रहेगा, ना ये कभी विज्ञान था ना कभी विज्ञान बनेगा। तो इसमें से प्रश्न उतरता है कि अमुक में से कौन सा विचारक लोक प्रशासन को कला मानता है, अमुक में से कौन सा विचारक लोक प्रशासन को विज्ञान मानता है। तो ये अपन कल कराएंगे। आज की कालांश को अपन यहीं विराम देते हैं। क्लियर है बात? ओके विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।